हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आई एम योगिता सिंह, ए पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 है ये पॉलिटिकल साइंस में, बुक 1 का। तो इसमें हमने यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से संगठन बने थे और कितने देशों से मिलकर बने थे। तो ये टॉपिक क्लियर करने के बाद में आज हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आज हम चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें देखिए, अब हम अपने बिल्कुल नज़दीकी के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र के बारे में बात करते हैं, जो चीन है। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बैठता है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़ा देखा जा सकता है। यानी कि इसका आर्थिक विकास जो है वो बहुत तेज़ गति से हुआ है चीन का। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन बहुत तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है ना। और माना जाता है कि इसी रफ्तार से, अगर वो इसी रफ्तार में रहा तो 2040 तक वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाएगा और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, अगर वो इसी स्पीड से जो है अपनी आर्थिक वृद्धि करता रहा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, यानी कि जनसंख्या जो है, अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ी ज़्यादा जनसंख्या चीन की ही है, तो विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। जो यहाँ की आर्थिकी थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते को तोड़ लिया। पूंजीवादी से उन्होंने अपना कनेक्शन नहीं रखा। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यानी कि इसका किसी के साथ में कोई भी बातचीत नहीं थी। हाँ, थोड़े समय से तक इसे सोवियत मदद और सलाह तो मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योगिक खड़े करने पर जोर था। चूँकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों को खरीद करने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। यानी कि जो सामान उसे बाहर से मंगवाने थे वही सामान जो है वो अपने ही देश में बनाने लगा, जिससे कि आयात न करना पड़े। इस मॉडल से में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर में हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। क्योंकि जितना वो विकास कर रहा था उससे ज़्यादा तो क्या हो रहा था, आबादी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जाती थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। चैप्टर 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन प्राप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था। प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका के से संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। ठीक है, जो जिस तरीके से अलग थलग पड़ा था उस चीज़ को उसने ख़त्म करा। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एनलाई, उस समय कौन थे वहाँ के प्रधानमंत्री, चाओ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादन को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपने लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया कि किस तरीके से जो है उसको व्यापार करें। चीन ने शौक तहरी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी कि चीन की जो भी खेती थी उस पर निजीकरण कर लिया गया, सरकार का नियंत्रण आ गया। और उसके बाद 1998 में उद्योगों का
भी नियंत्रण जो है सरकार के अंडर में उद्योग भी चले गए। व्यापार संबंधी अवरोधों और सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़े तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज होती चली गई। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं सेज, ये फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं एग्जाम में, के निर्माण में विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और उसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, यानी दूसरे देशों में जाकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहा है या काम कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया, यानी कि वो ये चाहता है कि दूसरे देशों में जाकर जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाए। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिकी में 2 नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ पर किसी को सुधारों का लाभ नहीं हुआ। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने मतलब चीन में क्या हुआ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं और वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही ख़राब है जितने कि यूरोप में 18वीं सेंचुरी में हुए थे, जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, है ना। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ते जैसे परिणाम भी सामने आए। पर्यावरण को नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार बहुत फैला, गाँव और शहर के तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता गया। ये देखिए, ये मैप, ये जो पिक्चर है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें चीन की बढ़ती ताकत दिखाई गई है। ये किस चीज़ का साइन है, तो ये ड्रैगन है चीन का, है ना। तो इसमें चीन का नाम आते ही अपने जहन में चीन की दीवारों, तो चीन की दीवार ड्रैगन की तस्वीर कौन देती है, देखते अगर ड्रैगन को देखते हमें चीन ही याद आ जाता है और चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार है, वो भी चीन में ही है ना। तो यहाँ पे चीन की दीवार और ड्रैगन दिखाया गया है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने, यानी यहाँ पर ये दिखाया गया कि चीन का जो आर्थिक उभार है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानी कि कार्टून में दिखाया गया छोटा सा आदमी कौन है, दूसरा देश है जो उसको रोक रहा है बढ़ने के लिए, है ना। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। हालांकि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का भारी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी कि अपनी व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान अपनी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन की आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद करी। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इस नीतियाँ बताती हैं कि विकासशील देश के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चीन और भारत के संबंध। चीन और भारत के संबंध तो सबको पता है कि कैसे हैं, इसमें सुधार हुआ नहीं भी हुआ, सब ऐसे ही रहा। तो पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे, ठीक है। पहले कौन थे महाशक्ति में देश? भारत और चीन। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाकों और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसकी कारण दोनों के भी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके क्योंकि आपस में इनका इतना इंटरफेयर नहीं था। तो 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे की से टकराए तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें भी आई। अंग्रेज राज में भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर फेंकने के
बाद ये उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये साथ मिलकर जो है विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी चला, आपस में इसमें प्रेम भी बढ़ा, लेकिन सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष के बाद ये जो भाई भाई का जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चीन ने जो है कुछ इलाका भारत का उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। आज़ादी के एकदम बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पना और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच में एकदम संबंध जो है बिगड़ गए और आज भी वो बरकरार हैं, संबंध बिगड़े हुए हैं। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। आज भी इन्होंने कुछ इलाकों को जो है हथियार रखा है। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीनी संबंधों पर इसकी दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब जो है वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए, इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गए, कि उन्हें लगा कि अब जो है हम बैठकर बात करते हैं, विवाद अपने खत्म करते हैं। 1981 में फिर सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की गई कि जो आपस के जो विवाद उसे खत्म किया जाए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौर करने से भारतीय चीन संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद ये दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति स्थापित बनाए रखने के लिए उपायों की शुरुआत करी कि दोनों जो है शांत रहें। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए ऐसे समझौते किए। फिर उसके बाद 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ता रहा। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो चुका था। हाल ही में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिसमें दोनों के बीच भेदभाव पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में ऐसी नीतियां अपनाई। उसके बाद फिर 1998 में भारत के परमाणु हथियार प्रशिक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। और यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है, कि इसमें चीन ने जो है पाकिस्तान को जो है मदद करी है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैन्य संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इससे कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का यह प्रमाण है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। बुक को जितना से ज़्यादा रीड कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, 2-3 बार रीड करें, जब भी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और पॉइंट्स को जो है अंडरलाइन करते रहें और पिक्चर्स पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि एग्जाम में ये पिक्चर्स जो है पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये वाली, तो आप इसको रीड करें और ये वाली पिक्चर भी, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।